नमस्कार जन, उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वैश्विक निवेश सम्मेलन के लिए रोड शो का शेड्यूल तैयार। 4 सितंबर को दिल्ली में पहला रोड शो, तो वहीं 8 से 9 दिसंबर को देहरादून में इन्वेस्टर समिट का मुख्य कार्यक्रम। सीएम धामी ने सीएम पर उच्च अधिकारियों के साथ की बैठक। अतिवृष्टि को लेकर अलर्ट मोड पर, प्रभावित और बचाव कार्यों की ली जानकारी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। राजेंद्र बिष्ट को बनाया बागेश्वर विधानसभा का चुनाव प्रभारी। कहा 90% मत हासिल करने का रखा लक्ष्य। उत्तराखंड में मेरी माटी मेरा देश अभियान की धूम। थराली में भूतपूर्व सैनिकों का हुआ सम्मान। लोहाघाट में आईटीबीपी के जवानों ने निकाली तिरंगा रैली। और उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी। देहरादून डिफेंस कॉलेज में इमारत ढही। भारी बारिश से लोगों को कई तरह की हो रही मुश्किलें। और अब खबरें विस्तार से। वैश्विक निवेश सम्मेलन के लिए रोड शो का शेड्यूल तैयार। 4 सितंबर को सम्मेलन के लिए दिल्ली में होगा पहला शो। 14 और 15 अगस्त को होगी इन्वेस्टर मीट। 9 अक्टूबर को मुंबई, 12 अक्टूबर को चंडीगढ़, 17 अक्टूबर को बेंगलुरु और 26 अक्टूबर को चेन्नई, 3 नवंबर को हैदराबाद में होंगे रोड शो। अमेरिका, दुबई और सिंगापुर में भी किए जाएंगे रोड शो। हालांकि रोड शो को लेकर तारीख अभी तय नहीं हुई है, तय होना बाकी है। 8 से 9 दिसंबर को देहरादून में इन्वेस्टर समिट का मुख्य कार्यक्रम। सम्मेलन के लिए पीएम मोदी का समय तय नहीं है। मुख्य कार्यक्रम की तारीख में किया जा सकता है बदलाव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अतिवृष्टि के दृष्टिगत सभी अलर्ट मोड पर रहे। उन्होंने अधिकारियों से अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों और वहां किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की। अतिवृष्टि के दृष्टिगत 2 दिन के लिए 4 धाम यात्रा भी स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम के पूर्वानुमान को देखकर ही यात्रा करें। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने किया अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा। स्वर्गीय चंदन रामदास की पत्नी को बागेश्वर विधानसभा सीट से घोषित किया प्रत्याशी। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में 3 लोगों का पैनल बनाकर भेजा गया था। केंद्र को स्वर्गीय चंदन रामदास की पत्नी और बेटे का पैनल में था नाम। बोर्ड ने स्वर्गीय चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास के नाम पर मुहर लगी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। संगठन की ओर से पार्टी ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट को बागेश्वर विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में आ रहती है, जहां पर तैयारियां बूथ स्तर तक पूरी हो चुकी है। वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर भी संसदीय बोर्ड की बैठक में पैनल बनाकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जा चुका है, जिस पर जल्द ही केंद्र के द्वारा नाम की घोषणा हो जाएगी। इस बार बागेश्वर विधानसभा का चुनाव हम पहले से ज्यादा मतों से जीतेंगे, जिसके लिए पार्टी ने 90% मत हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। उपचुनाव को लेकर हमने सारी तैयारियां कर ली हैं और जहां तक उम्मीदवार की बात है, उम्मीदवार पर भी हमने कल अपनी कोर कमेटी की बैठक पैनल इत्यादि बन गए हैं। पैनल इत्यादि केंद्र को जाएगा। केंद्र में जो भी डिसीजन होगा, जो भी निर्णय होगा, उसके आधार पर हमारा 1 या 2 दिन के अंदर वहाँ उम्मीदवार घोषित हो जाएगा। हमारी तैयारियां पूरी हैं और हमने वहाँ प्रत्येक बूथ तक, वहाँ 188 बूथ हैं उस विधानसभा के अंदर, और हमने पूरी तैयारियां कर रखी है वहाँ।
आप नेता बसंत कुमार को कांग्रेस में शामिल करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सवाल उठाए हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा शनिवार को ही पैनल भेजने का दावा कर रहे थे, जबकि बसंत कुमार की ज्वाइनिंग रविवार को कराई गई। इससे साफ है कि कांग्रेस के पैनल में दूसरे दल के नेता का नाम था। ये कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं का अपमान है। यदि पैनल में बसंत कुमार का नाम नहीं था तो फिर क्या कांग्रेस पैनल के अनुसार ही प्रत्याशी का चयन करेगी। इसी बीच भट्ट ने दावा किया है कि भाजपा उपचुनाव भी शानदार जीत दर्ज करेगी। करण मेहरा जी कह रहे हैं कि हमने अपने 3 नाम का पैनल अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा है, तो करण मेहरा जी आज ये स्पष्ट करेंगे कि बसंत कुमार का नाम पैनल में किस आधार पर गया। जो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य न हो उसका नाम आखिर किस आधार पर अपने सेंटर को उन्होंने भेजा है, या वो यह बताएं, स्पष्ट करें कि जो 3 नाम का पैनल भेजा है उसी में से कांग्रेस का प्रत्याशी बनेगा। और मैं शुरू से ही कह रहा था कांग्रेस अपने कार्यकर्ता छल करती है, और बसंत कुमार की ज्वाइनिंग के बाद अगर उनका टिकट होता है तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो पैनल कांग्रेस ने भेजा था उस पैनल में क्या ऐसे व्यक्ति का नाम भेजा पार्टी का सदस्य ही नहीं है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मिट्टी को नमन वीरों का वंदन। वहीं गांव से लेकर कस्बों तक सम्मानित उत्तरकाशी जिले में इन दिनों मेरी माटी मेरा देश अभियान की धूम मची हुई है। वहीं उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज मनेरी और ग्राम पंचायतों मनेरी स्थानीय विधायक गंगोत्री विधानसभा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। वहीं विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया है आज पूरा देश एक साथ मना रहा है। मेरी माटी मेरा देश के प्रति जो आज पूरे हर गांव-गांव में ये कार्यक्रम पूरे गंगोत्री विधानसभा में, पूरे उत्तरकाशी जनपद में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी, जो उनकी रचना है कि लोगों के प्रति देश और अपनी माटी के प्रति देश का प्रेम कैसे उमड़े, कैसे हर जन तक ये भावना जाए कि हमारे अपने देश के प्रति और अपनी माटी के प्रति प्रेम हो। उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कारण उस वक्त लाखों की तादाद में लोगों ने भारत विभाजन की विभीषिका झेली थी। इसी कड़ी में आज नगर निगम सभागार में भी विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे। आपको बता दें कि फिलहाल बीते साल उत्तराखंड सरकार ने विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए इस त्रासदी के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया था। वहीं इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले आज के दिन उत्तराखंड के सभी जिलों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। वहीं नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा है कि विभाजन काल की विभीषिका को याद करते हुए विभाजन के काल की विभीषिका को याद किया गया। आज का जो जन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को हम मना के अभी समय मौन झलूस निकलेगा और यहाँ पर सभी लोगों को सम्मानित किया गया। लोगों ने अपने संस्मरण बताए हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया कि लोग अपने संस्मरण को बता सकें। आज लोग अपने पोतों को ये संस्मरण बता रहे हैं और लोगों को पता चल रहा है किस प्रकार से उनको यहाँ पर आना पड़ा और किस प्रकार से मुल्क का विभाजन हुआ। उसकी जो दर्द भरी यादें हैं वो लोगों ने साझा की हैं और हम बड़े इस समय भावुक हैं और निश्चित रूप में इसको मना करके हमें पता चलता है कितनी सैक्रिफाइस देश ने की। पिरान कलियर क्षेत्र में अचानक से वरिष्ठ खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान आसपास के गांव से दूध लेकर बाजार को जा रहे दूध विक्रेताओं में चेकिंग को देखकर हड़कंप मच गया। बता दें कि चेकिंग के दौरान दूध के नमूने लेते समय दूध विक्रेताओं को हिदायत भी दी गई कि यदि दूध में किसी भी प्रकार की मिलावट पाई गई तो उनके खिलाफ खाद्य आपूर्ति संबंधित उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त महोदय देहरादून के निर्देश पर और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिद्वार की अनुमति से मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि रक्षाबंधन का त्यौहार देखते हुए और काफ़ी शिकायतें मिल रही थी इस क्षेत्र में दूध और दूध पदार्थों को लेकर, उसके लिए हमारे पांडे जी और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है और अभी तक 6 सैंपल लिए जा चुके हैं दूध के और आगे भी ये कार्रवाई रहेगी। रक्षाबंधन तक ये कार्रवाई चलेगी 31 तारीख तक।
दरअसल इस संदर्भ में हमारे मुख्य सचिव महोदय ने डायरेक्शन दे रखा कि इन्फोर्समेंट कार्रवाई रेगुलर की जाए। तो एडल्ट्रेशन अगर रोकना है तो हमें इन्फोर्समेंट कार्रवाई रेगुलर करनी पड़े। उस संदर्भ में एक संयुक्त टीम बना रखी है, जिले स्तर पे बन रखी है, जिसमें हम और जैन साहब दोनों लोग संयुक्त रूप से इस समय धनौरी क्षेत्र में कार्रवाई कर रहे हैं। और इस तरह की कार्रवाई चूँकि ये चीज़ें जो रेगुलर होंगी तभी रोक लगेगा, तो उस संदर्भ में हम लोग ये चाह रहे हैं कि धनौरी से शुरुआत की है और रेगुलर इस तरह की कार्रवाई होती रहे ताकि एडल्ट्रेशन पे रोक लगे। उत्तरकाशी में चल रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी से परेशान होकर सीमांत विकासखंड भटवाड़ी के लोगों ने गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान से मुलाकात कर उन्हें तुरंत रोकने का अनुरोध किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर उनके भवन टूटते हैं तो वही बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि यहां का अधिकतर कारोबार पर्यटन पर ही निर्भर है। वहीं विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि मैदान की अपेक्षा पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बिल्कुल अलग है, इसलिए सरकार को हाईकोर्ट से स्टे लगाना चाहिए ताकि आमजन को कोई परेशानी न हो। सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया कि अतिक्रमण हटाने के लिए, उसमें जो हमारी जनता है वो बहुत खुश हो रखी, क्योंकि उन्होंने एक एक पैसा जोड़ के अपना रोजगार जो तैयार किया, ऊपर से मतलब ये किया जाए कि मतलब रोजगार दे, और एक तरफ से बोलते कि पलायन हो रहा है, क्योंकि हमारा सीमांत विकास है, सीमांत से लगा हुआ है, बॉर्डर के रहने वाले। कल हम लोगों ने एक जो हाई कोर्ट का जो निर्देश है उसके बारे में हमने सीमांत विकासखंड भटवाड़ी में एक महापंचायत बुलाई थी, और उस महापंचायत में जो है ये निर्णय हुआ था कि कल हम जो है माननीय विधायक जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, जिसमें हम सीमांत के लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि पूरे भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की भावना है कि सीमांत के लोगों को जो है कैसे सुरक्षित किया जाए। माननीय विधायक जी के पास आए हैं, पूरे क्षेत्र से धराली से लेकर और गंगोरी तक के लोग आ रखे हैं, और जो यहाँ पर चिन्हितकरण किया जा रहा है ध्वस्तीकरण के, उसके विरोध में हम आए हैं। पहले तो प्रश्न चिन्ह हम ये लगा रहे हैं कि जो यहाँ पर टीमें लगाई गई वो गलत। देखो, ये हाई कोर्ट के आदेश है कि जो एनएच पर स्टेट मार्ग पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। हम हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र में अलग बात है और पहाड़ी क्षेत्र में अलग बात है। उत्तरकाशी पूरा सीमांत जनपद है, पूरा पहाड़ के ऊपर उत्तरकाशी बसा हुआ मैदान नहीं है। जिस समय गंगोत्री के लिए जो मार्ग बना, जो हमारा एनएच का जो मार्ग है, उस समय लोगों ने अपनी जमीनें दी और सड़क बनी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रह्मताल में सोत बादल फटने से प्राणमती नदी का अचानक से जलस्तर बढ़ने से थराली गांव में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। थराली गांव को जोड़ने वाला मोटर पुल प्राणमती नदी के तेज बहाव में बह गया, जिससे थराली और सूना गांव का संपर्क तहसील मुख्यालय से पूरी तरह से टूट गया। वहीं थराली गांव में आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि नदी का जलस्तर बढ़ता देखकर लोगों ने अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना ठीक समझा और अपनी जान बचाई। हमारे कोई कर्मचारी यहाँ दिखा नहीं। हमारे जो भाई बहन हैं सब लोग आपदा में डूबे रहे, मलबे में, लेकिन हम खुद ही अपने बचाव करके बचा के जो भी लोग हैं निकाल के अपने घरों से थोड़ा ऊपर भगा के जो कि उनका बचाव हो सके, प्रशासन को इनको फोन करके, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी यहाँ पे भाई है। एक मकान ऊपर में है, लेटरिन बाथरूम है, नीचे गौशाला है, और बल्कि जान माल की हानि नहीं हुई है, बाकी गौशालाएं बह गई हैं, मकान बह गया है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र रहा कि 9:30 बजे
लोगों ने ऊपर से सूचना फोन करके बता दिया कि नदी का जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ है और बहुत थर्राट की आवाज आ रही है। क्या पुल से फोन आया कि ऊपर नदी बढ़ रही है, आप सब सतर्क हो जाओ। मैंने सोचा कि नदी में तो इतना दूर तो नदी आएगी नहीं। हम थोड़ी नदी देखने गए, नदी देखने में गए थे, इसमें हमको कुछ पता नहीं लगा, अचानक ही आया। मैं उस सैलाब में खुद बह गया, आधा किलोमीटर तक मैं वहां तक बह गया। उसके बाद पता नहीं मैंने कुछ नहीं बचाव, खुद ही मैं बच गया वहां से। मेरी कार पार लगा रखी थी, कार भी बह गई और पूरा घर में पूरा जलमग्न हो गया, पूरा मलबा आ गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। वहीं डोईवाला क्षेत्र में भी अब नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। नदियों में अचानक आए पानी से पुलों की स्थिति पर खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार क्षेत्र में अलर्ट पर बना हुआ है और पुलों को बचाने के लिए जद्दोजहद किया जा रहा है। वहीं क्षेत्र के लोगों ने अपील की है कि नदी नालों के किनारे ना जाए और बाढ़ जैसे हालत उत्पन्न होने पर सुरक्षित स्थानों पर ही जाए। इस समय आज जो है बहुत पानी भर गया था और लगभग सुबह 3 बजे से हम लोग बिजी हैं और इस समय सबसे ज़्यादा पानी मुझे लग रहा है जाखन और सौंग दोनों में ज़्यादा, इस कैचमेंट में ज़्यादा बारिश हुई। उधर सुसुआ जो विंदाल और रिस्पना है उसमें भी बहुत बारिश हुई है, लेकिन उनके सापेक्ष यहाँ ज़्यादा पानी है। यहाँ पर क्या है कि जंगल का एरिया ज़्यादा होने के कारण जो पेड़ पौधे हैं, उनकी टहनियाँ हैं, ये सब टूट के आ रहे हैं, जिसके कारण जो पुल हैं उनके जो बीच में उनके जो पिलर हैं उन पर ये फंस रहा है। तो सुबह से हम देख रहे होंगे दाहिनी तरफ ये हमने यहाँ पर मशीनें लगाई हैं। हम लोग हमारे सभी अधिकारी क्षेत्र में हैं, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता लोग, और मैं स्वयं भी आज सुबह से ही मौके पे देख रहा हूँ। तो जो आप अभी ये पुल के डाउन स्ट्रीम में जो देख रहे हैं, बाएं किनारे पर काफ़ी ज़्यादा कटाव हो गया है यहाँ जाखा नदी में, तो इसमें बस्ती को हटाने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन प्रोटेक्शन वर्क सब जो भी बरसात के बाद ही इसमें कि क्या संभव इसमें हो सकते हैं प्रोटेक्शन वर्क, उसकी योजना बनाई जाएगी। ज़्यादा पानी बहुत स्पीड से ना, तो हम कमरे के अंदर था, बाहर आए, फिर बहुत ज़्यादा खड़बटा गेट के बाहर आए तो पानी बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से, चारों तरफ ना पानी। फिर मैंने पड़ोस में फ़ोन करा, पड़ोस हो गया तब मुकेश नोटियाल जी, तो बेचारों उन्होंने फ़ोन करा, फिर आगे जाके बताया। तो घर के अंदर कौन कौन थे उस समय? घर के बच्चे थे, मैं था, पाँच जने। इस वक्त जो है हम मौजूद हैं हरिद्वार और देहरादून हाईवे पर। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जाखन नदी पर जो पुल है वो है, और इस वक्त जो यहाँ पर जद्दोजहद चल रही है, इस पुल को बचाने की जद्दोजहद यहाँ पर चल रही है। बीती रात से कल से जो पहाड़ पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, उससे जाखन नदी का जलस्तर जो है काफ़ी बढ़ गया है और पुल में जो है जंगलों से आने वाले पेड़ जो वो यहाँ पर जम चुके हैं, जिससे पुल की स्थिति जो है वो ख़राब हुई है। इसको लेकर के प्रशासन द्वारा पुल को बचाने की जद्दोजहद यहाँ पर चल रही है। लगातार बारिश होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में जो लगातार बारिश हो रही है, उससे डोईवाला की सभी नदियों का जलस्तर जो है लगातार बढ़ा हुआ है। सौंग, सुसुआ और जाखन नदी की अगर बात करें हम, तो सभी नदियों का जलस्तर जो बढ़ा हुआ है। इस वक्त जो हम मौजूद हैं, ये जाखन नदी का पुल है और यहाँ पर पुल को बचाने की जद्दोजहद जो है चल रही है। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।